Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनडीए 1 2025 में पॉलिटी में से जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें डिस्कस करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से यूनिट से क्वेश्चंस आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, एज टू व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. ऑल्सो विल ट्राई टू इंश्योर कि इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करें सो दैट यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी क्वेश्चन. बिकॉज ऑफन ट्रेंड ये होता है कि जिस यूनिट में से क्वेश्चंस अभी आया है, जो नेक्स्ट जो फॉलोइंग ईयर्स होते हैं, जो फॉलोइंग एग्जाम्स होते हैं, उसमें वो फॉलो अप सा एक प्रकार से हम देखते हैं. राइट, सो विद दैट वी start Polity 25 for NDA, and the first question reads, that is our question number 57 in this particular set. Question number 57 reads, the Constitutional Amendment Act 73rd and 74th Amendment Act आप पाते हैं कि हमेशा ही यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम इसको हमेशा कवर करते हैं. राइट नाउ इस बार 74th की जगह 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूछा है. ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये हुआ था ईयर 1992 में, और दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए थे. दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, पहला था 73rd अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा 74th जो है अमेंडमेंट एक्ट. 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था पंचायत के लिए, जिसने पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इंडिया में, और दूसरा ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है ये आया था म्यूनिसिपैलिटीज के लिए. तो जो हमारे लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, दो, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, उसके लिए ये दो अमेंडमेंट्स आए थे 1992 में. नाउ यहाँ हमें पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd था वो किस लिए आया था. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस नाउ. ऑप्शन ए इज an elaborate system of establishing municipal self government. Now see, municipal self government के लिए उसी ईयर में amendment हुआ था, but that was amendment number 74. So इसीलिए option A तो बहुत easily incorrect होगा. Second is an elaborate system of establishing panchayats as units of self government. बिल्कुल बचा यही है, इसीलिए पंचायत का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है. एक बार प्रीवियस सेट्स में क्वेश्चन आर्टिकल 40 को लेकर भी आया था, बिकॉज आर्टिकल 40 ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये बोला था कि वी शुड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी भारत इस स्थिति में हो कि जहां पंचायत स्टैब्लिश की जा सके, वी शुड एस्टैब्लिश लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस लाइक द पंचायती राज इन इंडिया. और आर्टिकल 40 से क्वेश्चन हटाकर इस बार पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था जिसके तहत इंडिया में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. राइट नाउ वी मूव फर्दर and we move to the next question, that is question number 59. Question number 59 की हम बात करेंगे. Which of the following statements about the Parliament of India is correct? देखिए, पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है इंडिया में. इंडियन गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग. एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना. जुडिशरी का काम होता है लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना. राइट तो इंडियन गवर्नमेंट के ये तीन ऑर्गन्स हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. नाउ लेजिस्लेचर को जब हम फर्दर पढ़ते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर को कहते हैं हम पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? संसद. राइट अब यहाँ हमें पूछा है कि संसद के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. राइट इसका मतलब तीन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं एंड देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट. ओके, let's read. First one is, a majority of members of Rajya Sabha are elected by a system of proportional representation by means of single transferable vote. बिल्कुल जो पीआर सिस्टम होता है उसके थ्रू ही राज्यसभा के मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं. इनफैक्ट हमने साउथ अफ्रीका से ये प्रोसेस जो है सीखा है, उनसे हमने ये बेसिकली इंस्पायर होकर ये इंक्लूड किया है. Now the second one is, the deputy chairperson of the Rajya Sabha is nominated. कौन? डेप्यूटी चेयरमैन किसका? राज्यसभा का. इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा का चेयरपर्सन है तो राज्यसभा का ही मेंबर होगा. बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक सा स्टेटमेंट है और सही भी है. सो ये दोनों तो करेक्ट है, ये दोनों तो नहीं हो सकते. तो अब हम आ गए 50-50 पर. ऑप्शन सी देखते हैं, द लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years. नाउ यू नो लोकसभा डेफिनेटली जो है, सरकार अगर गिर जाए तो लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है. तो बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी. राइट सो ऑप्शन सी वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही एक चीज है जो कि यहाँ इनकरेक्ट पूछी है. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इज करेक्ट. राइट सो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ये बिल्कुल गलत है. ओके तो अब चलेंगे हम
कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, फैक्टर्स की बात करें तो कंसेंट ऑफ द गवर्नड की आप बात करते हैं, कंसेंट ऑफ द गवर्नड। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, कंसेंट ऑफ द गवर्न मतलब जो जिन लोगों पे राज किया जा रहा है क्या वो अपनी कंसेंट दे रहे हैं। तो अगर इनकी बात करें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी, वो बिल्कुल अपनी कंसेंट देते हैं। सेकंड इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या भारत में है, क्या एक एक डेमोक्रेसी में होती है, बिल्कुल। यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव फीचर्स आउटलाइन डेमोक्रेटिक रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आउटलाइन डेमोक्रेटिक रूल, मतलब डेमोक्रेसी के कौन से फीचर्स हैं। कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट तो होती है, हम अपनी मर्जी से ही रूल होते हैं डेमोक्रेसी में, बिकॉज इट इज द रूल ऑफ द पीपल। तो कंसेंट तो डेफिनेटली होती है, वन तो होगा ही होगा। इसका मतलब ए या सी में से ही आंसर हो सकता है, इधर ए और सी, बी और डी तो वैसे ही नहीं हो सकते। फिर है पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी हमें होती है डेमोक्रेटिक रूल में, तो अगेन टू तो दोनों में है, तो वैसे भी पता है कि टू तो होगा ही होगा। नाउ अबाउट नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर। इसका क्या मतलब है कि जो लोग जिनके ऊपर राज हो रहा है, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर, तो रूल्ड की क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, इनफैक्ट रूलर की अकाउंटेबिलिटी होती है जिनके ऊपर आप रूल कर रहे हो। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट है जो होना चाहिए। सो 3 जो है नहीं होगा, तो 1 and 2 ओनली, एंड दिस इज व्हाई आई से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। एंड यस, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें 4th क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 जो इस यूनिट में है। Placing the earliest first, arrange the following countries in the chronological order in which they granted universal adult franchise. Now universal adult franchise पहले तो समझेंगे होता क्या है। universal adult franchise की अगर हम बात करें तो universal adult franchise actually उस universal का मतलब है सबके लिए, regardless of your gender, regardless of your caste, race, religion, फाइनेंशियल स्टेटस या आपकी जो भी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, बेसिकली आपको यूनिवर्सल लेवल पर आपको हर अडल्ट को, इसका मतलब एज से आप अडल्ट होने चाहिए। अडल्ट की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, बट करंटली इट इज 18 ईयर्स, राइट। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब है एवरी अडल्ट, so every person who is 18 years old has the right to vote. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं तो आपके पास राइट टू वोट आपको मिलेगा, राइट। नाउ यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज, तो सबसे पहले किसको मिला। तो यूएस आप देखते हैं, ऑल्दो यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बट यूएस ने अडल्ट फ्रेंचाइज हम देखते हैं लेट की 1965 तक ही इन्होंने दिया था, राइट। उसके बाद में आप श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका ने काफी पहले दे दिया था, इनफैक्ट 1930s में ही जो है हम पाते हैं कि श्रीलंका ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया था। जापान की बात करें, जापान ने 1940s में जो है 1945 के अराउंड जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया। और उसके बाद में इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1950 में, तो इंडिया ने 1950 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया। तो अगर हम इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना हो तो सबसे पहले यहाँ श्रीलंका आ जाएगा नंबर 2, उसके बाद में जापान आ जाएगा नंबर 3, उसके बाद में इंडिया आ जाएगा नंबर 4 और लास्ट में आएगा नंबर 1, दैट इज यूएस, राइट। तो 2 कौन सा है, 2 इज श्रीलंका जिन्होंने सबसे पहले इस ग्रुप में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया, नंबर 3 इज जापान एंड नंबर 4 इज इंडिया, और सबसे लेट इस ग्रुप में से दिया है यूएसए ने। इन्होंने काफी लेट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से यूएस का काफी क्रिटिसिज्म भी हम देखते हैं ग्लोबली होने को मिलता है, राइट। So this is again your question and these are the only 4 questions that were asked from polity. इसलिए कई बार एस्पिरेंट्स ये भी करते हैं कि पॉलिटी को पूरा एज अ सब्जेक्ट ही स्किप कर देते हैं। देखिए दैट इज समथिंग, दैट इज अ पुअर स्ट्रैटेजी आई वुड से। कोशिश कीजिए, बिकॉज 4 मार्क्स भी हैं, अगर आप करेक्ट कर रहे हैं दैट इज अ लॉट ऑफ मार्क्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप आगे इंटरव्यू में भी जाते हैं, जब आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, पॉलिटी इज समथिंग जो बहुत बेसिक है। और ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में क्या चीजें सही है या क्या गलत है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 73rd अमेंडमेंट से क्या हुआ था भारत में। बेसिक अमेंडमेंट, पंचायत, पार्लियामेंट को लेकर आपके क्वेश्चंस आए हैं। सो ऑल दी 4 क्वेश्चंस आई वुड से आर वेरी वेरी सिंपल, और कुछ ज्यादा इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं थी। कोई पैनिक क्रिएट हुआ
हुआ हो पॉलिटी की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चारों क्वेश्चंस हमारे बहुत स्टैटिक जो सिलेबस होता है उसमें से पूछे हैं, कोई ऐसे कोई ट्विस्ट या टर्न्स नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत ही बेसिक पॉलिटी अबाउट पार्लियामेंट। एक क्वेश्चन आपका पार्लियामेंट पे आया है, एक क्वेश्चन आपका डेमोक्रेसी पर आया है, एक क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर उन्होंने पूछा है, राइट। और एक क्वेश्चन सो पंचायत, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत बेसिक 4 कॉन्सेप्ट्स पॉलिटी के पूछे हैं। अगर आप ये नहीं डील कर पाए तो कोशिश कीजिए आपकी कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है एक सब्जेक्ट में, जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी पकड़ है वो थोड़ी मजबूत जरूर करें, राइट, बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, वेरी इजी। Alright, so these were the 4 questions for NDA 1 2025 polity, and with that we end the class. Keep learning. Jai Hind.